पीक पर ले जाने वाला जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट, जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसको हम क्यूबिक क्राइसिस के नाम से जानते हैं। और वहां पर जब हम आपको उस पे मैप पे समझाने की कोशिश कर रहे थे तो हमने क्यूबा को इंडिकेट भी किया था कि क्यूबा कहाँ है। और जहां पर एक नया परिवर्तन आप देख सकते हैं वो ये है कि पहले अमेरिका ने यहाँ पर मतलब 1961 में अमेरिका ने यहाँ एक आक्रमण करने की कोशिश की, जिसको बे ऑफ पिग्स के नाम से लोग जानते हैं। 1961 में उसने एक डोमिनेट किया, तो बे ऑफ पिग्स के नाम से जानते हैं। और उसको अपोनेंट करने के लिए यूएसएसआर ने, उस समय यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव, उनके जो है नेतृत्व में यहाँ पर इनका जहाजी बेड़ा भेजना शुरू हो गया। इनके सारे जंगी बेड़े आने लगे और हालात ये पनपा कि चूंकि अमेरिका एकदम देखेंगे कि क्लोजर वन है जो है क्यूबा के, वहां देखने की अगर आप कोशिश कीजिए मैप में तो अमेरिका के एकदम क्लोजर वन है, बिल्कुल बगल में जो है वो क्यूबा पाया जाता है, एकदम तट पे है। वहां जब इन्होंने मिसाइलों को लगाया तो एक ऐसा दायरा पनपना शुरू हो गया कि मान लीजिए कि जो अमेरिका के पहले कुछ देश ऐसे थे कि वहां से अगर वो मिसाइल में बम लगा करके इनके पास फेंकते तो अगर इनके 2 शहर तबाह होते तो पता चला कि उससे 2 से दुगने 4, 5, 10 शहर उसके तबाह हो सकते थे आराम से। ठीक, ये चीज जो है देखने के लिए मिलती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने, अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। ठीक, हमने कल इनका जिक्र भी किया था। जॉन एफ कैनेडी बहुत सुलझे हुए आदमी थे, वो बहुत ज्यादा किसी चीज में पढ़ने की कोशिश नहीं करते थे और उनके दिमाग में भी एक हिचकिचाहट थी कि अगर हम इस पे कोई रिएक्शन लेते हैं या अभी मान लीजिए कि हम आगे बढ़कर के नेतागिरी करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ना हो कि हम एक तृतीय विश्व युद्ध के लिए चले जाएं, जिसके लिए कोई तैयार नहीं था उनमें से। क्योंकि हम एक बात आपको और शुरू में बता चुके हैं जब हम जो है कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स शुरू किए थे कि जो परमाणु बम बना उसके वजह से इन लोगों के बीच में द्वंद्व पनपना शुरू हुआ। आप इमेजिन कीजिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर जब 7 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिराया तो वो बम केवल 15 और 10 टन का था, किलो टन का था। उससे इतनी भयंकर तबाही हुई। 1950 में जब इन लोगों ने बमों का आविष्कार करना शुरू किया तो यूएसएसआर यानी जो सोवियत संघ है, ठीक है, वो और दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों ने 15,000 10,000 किलो टन के बम बना लिए थे। मतलब जो इससे 1000 गुना अधिक विध्वंसकारी है। पहले ये है कि वो 15 किलो टन 10 किलो टन है, ये 15,000 और 10,000 किलो टन है, यानी कि इससे 1000 गुना विध्वंसकारी है। अगर वो बम किसी देश पर फेंक दिए जाएंगे तो फिर उसका हाल क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अच्छा, देशों के दिमाग में ये चीजें भी पनप रही थी। जैसे मान लीजिए कि जो मैं ये कह रहा हूं कि जो पूरी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है उसके जो पनपने का बेसिक कारण था वो इन्हीं जो है वेपन्स का आविष्कार था। हुआ असल में पूरी शीत युद्ध की राजनीति में यही फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम, शुरू से जब इन लोगों ने शुरू किया तो जैसे हमें कह रहे सिर्फ परमाणु बम ही नहीं बना रहे थे, परमाणु बम तो बना ही रहे थे बल्कि एक दूसरे से लड़ना भी नहीं चाहते थे। 24 अक्टूबर सन 1945 को यूएनओ की जो संधि हुई है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसमें हमने इसी बात पर समझौता किया कि भविष्य में हम कोई तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह की तबाही हुई, पूरा यूरोप तबाह हो गया। अगर कोई बचा 2 देश जो पूरी शक्ति के रूप में उभरे जिन्होंने युद्ध को जीत लिया, वो थे अमेरिका जिन्होंने जापान को सरेंडर करने पर विवश कर दिया, दूसरी तरफ जो जर्मनी है उसको सरेंडर करने पर विवश किया यूएसएसआर ने। तो ये 2 बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे और ये उस समय यूरोप के मान के चलिए कि सेंटर बन गए। ठीक, समस्या क्या हुई कि जो लेफ्ट यूरोप था, जो बाकी के यूरोप के देश थे, इनमें पूर्वी यूरोप भी है, पश्चिमी यूरोप भी है, कि जो बाकी देश थे उनकी दुर्दशा पूरी तरीके से हो गई। मतलब वहां पता चला कि आर्थिक समस्याएं, भोजन तक की समस्याएं हो गई, सारा उनका ढांचा तबाह हो गया, लाखों की संख्या में लोग मारे गए द्वितीय विश्व युद्ध में। तो अब कोई विश्व जो है वो युद्ध के लिए तैयार नहीं था। जब इन लोगों के बीच में ये वाली तनासुर शुरू हुई, क्यूबिक क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस होता है, तो सारे देश आपस में इस चीज को लेकर के असमंजस की स्थिति में आ गए। ऐसा तो नहीं है सबकी निगाह वहीं पर चली गई कि लड़ न जाए एक दूसरे से, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जॉन एफ कैनेडी की समझबूझ के कारण ये चीजें हल हो गई। तो पहली चीज की वो आक्रामक नहीं हुए। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने जंगी बेड़ों को आदेश दिया। जब स्थितियां खराब होना शुरू हो गई, लगातार मिसाइल जो है वो केंद्रित कर करके अमेरिका को लगा रहा था, जो है वो सोचिए कि 2-3 सप्ताह लग गए और अमेरिका को ये बात पता भी नहीं चली। इस तरीके का इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, ये अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते नहीं थे। यूएसएसआर अपने जहाजी बेड़े समुद्रों के माध्यम से लाता था और यहाँ पर सेट करता चला गया क्यूबा में, और 3 हफ्ते तक के बाद अमेरिका वालों को पता भी नहीं चली।
न उनके लोगों को, न उनकी लीडरशिप को। 3 हफ्ते बाद जब पता चली तो जॉन एफ कैनेडी ने इसको सेंटर किया और उन्होंने, इनके जितने सलाहकार थे और ये स्वयं भी इस चीज को लेकर के हिचकिचा रहे थे कि कहीं युद्ध न हो जाए, लेकिन भाई ये तो जाहिर सी बात थी कि दृढ़ रूप में इस चीज को अपोज करना था कि वो यहाँ मिसाइल ना लगाए या अमेरिका पर आक्रमण की नीति ना अपनाए। इन्होंने सीधे तौर पर एक जंगी बेड़ा भेजा और इन्होंने कहा कि हमारे जो जंगी बेड़े हैं वो इनके जो जंगी बेड़े आ रहे हैं उनको स्टॉप करने की कोशिश करें, इससे ज्यादा और इनको आप हटाइए यहाँ से। जब ये निर्देश मिला तो यूएसएसआर, चूंकि मैं एक बात और बता रहा हूँ कि दूसरी शक्ति यानी यूएसएसआर वो भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थी, ये केवल अपने मोहरों का इस्तेमाल कर रहे थे। देखो क्यूबा, भैया आपको क्यूबा में लगाने की क्या जरूरत है, मिसाइल मारनी तो अपने यहाँ से मारिए। क्यूबा को एक सैनिक गुटबंदी के देश वाले रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, क्यूबा चूंकि साम्यवाद को मानता था। तो एक बात और है, इन दोनों देशों के बीच में एट द सेम टाइम कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की जो सेंटर है या हमें कह सकते हैं कि सोल है, वो ये भी है कि ये दूसरे देशों पर दबाव बनाते थे। जैसे मान लीजिए कोई देश उनके पक्ष में, अमेरिका के पक्ष में है, तो उस पर यूएसएसआर अगर उसके नजदीक वो पड़ रहा है तो उस पर आक्रमण करता या उसके ऊपर दबाव बनाता या उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता ताकि ये विवश होकर के हमारी बात मान ले। मैंने ये बताया था ना कि किसी आदमी को इस हद तक ले जाना कि वो ये स्वीकार कर ले कि हम तुम्हारे हो जाएंगे, कहने का मतलब ये इस स्थिति तक आप लेकर के जाइए। ये द्वंद्व इन लोगों के बीच में आपस में चल रहा था। क्यूबिक क्राइसिस में जब ये किया गया कि जो अमेरिका है वो उसने उसको डांटा तो ये वापस लौट गए, या तो वापस पूरे उठा लिए और जो नए भी मतलब इनके विमान या जहाज आ रहे थे उनको उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरा जिक्र जो उसमें आया, मैं ट्रूमैन सिद्धांत का जिक्र किया था। जैसे एक तो फुलटन भाषण होता है, इसके प्रारंभ में जो योगदान देता है, ट्रूमैन का जो सिद्धांत था, उन्होंने कहा कि जो यूरोप है उसमें मैं साम्यवाद के प्रसार को रोकूंगा, पश्चिम में तो रोकूंगा ही, पूरब में भी मैं उनको रोकने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब इसी बीच में जो है अमेरिका में एक नए जो है वो आर्मी से जो निकल करके आए थे रिटायर, उन्होंने अपना एक नया विचार दिया जिसको मार्शल योजना के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं मार्शल प्लान, जो मान करके चलिए सन 1947 से लेकर के 52 के आसपास तक चलता, लगभग 5 साल के आसपास तक। ठीक, मार्शल प्लान कोल्ड वॉर की पूरी पॉलिटिक्स में एक अहम हिस्सा है, जिसको हम एक मान सकते हैं कि एक सेंटर पॉइंट है। ठीक, कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में उसका बहुत बड़ा रोल है, उसको हम देख सकते हैं एक रोल के रूप में, जिनमें एक अहम भूमिका उसने निभाई। और 47 से अगर 52 का समय हम कहें तो वो उसमें जो है उसको उसके जो है उसको रखा जा सकता है, समय काल को रखा जा सकता है। उसमें भूमिका क्या थी? प्लान जब कुछ भी आप बनाते हैं तो हम एक बात आपको बताएं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे देशों में आर्थिक तबाही आ गई, बर्बाद हो गए वो। तो अभी क्या हुआ है कि जब कोई देश बर्बाद हो जाएगा, जैसे कोई आदमी बहुत कमजोर हो और उसको आप सहायता के लिए हाथ बढ़ाने चाहिए, तो आप बहुत आसानी से आपकी विचारधारा को स्वीकार कर लेगा, बहुत आसानी से विचारधारा को स्वीकार कर लेगा। तो पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए मार्शल योजना लाई गई, मार्शल प्लान बनाया गया। और मार्शल प्लान ये था कि जो यूरोपीय देश हैं, पश्चिम के यूरोपीय देश हैं, उनमें पुनर्निर्माण के काम शुरू किए जाएं, वहां पर उद्योग धंधे स्टार्ट करवाए जाएं, उनकी आर्थिक व्यवस्था को सही करने की कोशिश की जाए। ये सब अमेरिका ने करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो जब ये अमेरिका ने करना प्रारंभ किया तो इसमें जो है कुल मिलाकर के ये देखने को मिला कि वो जो देश पश्चिमी यूरोप के हैं उन्हें बचाने में ये सक्षम हो गए। ठीक, 2 घटनाएं मैंने कल जिक्र की थी जिनकी पुनः मैं बता दूं, वो भी एट द सेम टाइम घटित हो रही थी। जैसे हमने कहा था 1949 में आपका नाटो का गठन, एक आपको टाइम चेंज करना है, मैंने 1953 में वारसा का गठन दिखाया था, वो चेंज करके जो पोलैंड की राजधानी है वारसा, वहां पर बेसिकली वारसा में एक गठन किया गया जो साम्यवादी देश मिलकर के, जो 8 देश मुख्य रूप से थे, जिनमें बुल्गारिया था, जिसमें पोलैंड था, जिसमें आपका पश्चिमी बर्लिन या जर्मनी जो है वो था, ये सब मिलकर के जो है वो चेकोस्लोवाकिया था, ये सब मिलकर के देशों ने एक संगठन बनाया जिसको हम वारसा के नाम से जानते हैं। इन्होंने भी सैनिक संगठन बनाया कि अगर नाटो के देश, नाटो जो कि 12 देशों का संगठन था, वो देश अगर कहीं किसी प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, डोमिनेट करने की स्थिति में आएंगे तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। 1949 में अमेरिका बनाया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएसएसआर ने अपने कुछ देशों के साथ मिलकर के 1955 में वारसा पैक्ट का गठन कर दिया। ठीक, अब एक मान के चलिए कि ये जो पूरी शक्तियां हैं वो एक तरफ थी, जो 8-9 शक्तियां थी जिनको हम यूएसएसआर का एजेंट मान रहे हैं, और दूसरी तरफ यूएसए के जो एजेंट्स थे या जो यूएसए को सपोर्ट करने वाली शक्तियां थी वो दूसरी तरफ थी। इन लोगों के बीच में जो ये द्वंद्व स्टार्ट होता है, इनमें और तमाम सारी घटनाओं को हम एक प्रकार से देख सकते हैं। ठीक, जैसे कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई सन 1948-49 की बात है।
बर्लिन को मैं ये बता रहा था कि एक्चुअली में जो मतलब जापान, उसका जो जर्मनी का आधा भाग है वो यूएसएसआर उसको अपना क्लेम कर रहा था, क्योंकि उधर वाला मोर्चा खोल करके उसके ऊपर नियंत्रण उसी ने किया। जर्मनी पर तो दोनों ने युद्ध कर रखा था, उसमें आक्रमण कर रखा था। जो वो वाला पोर्शन है, पूरब वाला पोर्शन, वो क्लोजर वन है जो यूएसएसआर के, ठीक है, सोवियत संघ के जो क्लोजर वन है। यूएसएसआर माने सोवियत संघ, तत्कालीन जो रसिया था, ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रसियन जो फेडरेशन है उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब जो रसियन फेडरेशन है उसके जो क्लोज वाला जर्मनी है, वहां पर इन लोगों ने क्या किया कि लोग भूख से मर रहे थे, या हम ये कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति तो खराब थी ही थी। पूर्वी पश्चिमी जर्मनी, दोनों जर्मनी में इन लोगों ने खाने के कुछ पैकेट उठा करके ले जा करके डाल दिए, कुछ और सुविधाएं वहां पर दी। किसने? जो पश्चिमी देश थे, जिनमें आपका अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, इस तरह से पुर्तगाल है, ये सब तमाम सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। अमेरिका बेसिकली उसमें सबसे अगुआ था। पश्चिमी देशों की जो सहायता सामग्री पहुंची थी उसे यूएसएसआर अपना विमान लेकर के आया और उठा के भाग गया, सारे सामान ही लेकर के वो वहां से भाग गया। तो इसको ये कहते हैं कि उसने घेराबंदी की एक तरीके से बर्लिन की, उसको पूरी तरीके से घेर लिया कि आप यहां नहीं आ सकते हैं। तो ये जो घेराबंदी है इसने और खटास पैदा की कि एक दौर में मान लीजिए कि किसी भी ऐसी हरकत को जो एक बंदा कुछ कर रहा है पॉजिटिव, तो दूसरा निगेटिव उसी में करना शुरू कर देता था। ये घेराबंदी जो है वो और उग्र रूप लेना शुरू हो गई, ठीक। ये किस समय में हुई? सन 1948 से 49 के आसपास में। अब जो नेक्स्ट घटना देखने को मिलती है वो है कोरियाई युद्ध की, 1950 और 53 के आसपास। पहले कोरिया एक देश था, फिर कोरिया का हो गया विभाजन, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के रूप में। 1948 में जब चीन आजाद हुआ या जो है स्वतंत्र हुआ, में कह सकते हैं देश के रूप में स्थापित हुआ, तो कल ही हम आपको ये बात बता रहे थे कि अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे जो नाटो के सदस्य थे, वो बिल्कुल भी जो है उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे चाइना को कि वो एक देश है जो इतना बड़ा देश था। कारण ये था कि वो साम्यवाद को मानता था, तो उसको स्वीकार नहीं करते थे। तो खुन्नस में, इंडिविजुअल खुन्नस में चीन ने भी इसी में राजनीति करना शुरू कर दिया, वो भी साम्यवाद की राजनीति करने लगा। जो मेन उसने रोल पैदा किया वो किया क्या कि यूएसएसआर के सपोर्ट से जो दक्षिण कोरिया बेसिकली हम कह सकते हैं कोरिया को दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया नाम के दो भागों में बांट दिया गया। तो अभी अगर हम नक्शे में स्थिति देखने की कोशिश करें तो कोरिया से जो चीन का पोर्शन जुड़ा हुआ है वो उत्तर वाले भाग से ज्यादा नजदीक में है, तो उन्होंने उत्तर वाले भाग का सपोर्ट करना शुरू कर दिया और कोरिया हो गया दो देशों में डिवाइड। ये लोग ये देखिए मतलब खतरनाक जो राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं देश को दो भागों में बांटने की राजनीति, जैसे इधर जर्मनी को पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी में बांट दिए, इधर कोरिया को उत्तर और दक्षिण में बांट दिया। अगर हम वहां नक्शा देखेंगे, कोरिया वही बगल वाला देश है, तो उसको दो भागों में डिवाइड किए, एक उत्तर कोरिया एक दक्षिण कोरिया। तो आज भी आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया से अमेरिका की नहीं पड़ती है, शीत युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन आज भी नहीं पड़ती है, सीधे 36 का आंकड़ा है, वहां पे तानाशाही तंत्र है, डेमोक्रेसी नहीं है। और दूसरी तरफ जो दक्षिण कोरिया है वहां पे क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। वो दक्षिणी जो मतलब जो उदारवादी तंत्र है जिसको दक्षिणपंथी विचारधारा कहते हैं उसको उसने अपना लिया। उत्तर कोरिया ने वामपंथ की विचारधारा को अपनाया, उसने क्लोजर मार्केट इकोनॉमी को अपनाया। तो वहां आज के दौर में तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं, ठीक। इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया जो 50 से लेकर के 53 तक चला, ठीक। अब ये जब द्वंद्व इन लोगों के बीच में शुरू हुआ, जो झगड़ा शुरू हुआ, अब इसको कहते हैं हम कोरिया संकट, कोरिया संकट के नाम से जानते हैं। स्थिति लगातार उत्तरोत्तर खराब होती चली जा रही थी। यूएनओ चूंकि बन चुका था तो ये था कि किस चीज को हस्तक्षेप कराया जाए। हमने कल एक चीज और जिक्र की थी कि दूसरी तरफ एक कुछ देश थे जिन्होंने मिलकर के, जिनकी संख्या सन 1965 में आकर के 120 के आसपास हो गई, जो 56 में हमारे यहाँ एक निर्गुट आंदोलन की स्थापना हुई। निर्गुट आंदोलन में जिसमें नासेर थे, टीटो थे, सुकार्नो थे, ठीक है, ये सब मिल करके, सुकार्नो जो कि इंडोनेशिया का था, जो मार्शल था, जो मतलब जो ये मार्शल टीटो थे, आपका नासेर थे, नासेर मार्शल नहीं, जो टीटो था ना, टीटो था जो है वो इधर क्या नाम है युगोस्लाविया का वो जो शासक था वो, और इधर मिस्र का जो शासक था जिसका नाम था नासेर ने, टीटो ने, और इधर जो इंडोनेशिया के सुकार्नो, इन लोगों ने मिल करके मतलब जो है वो निर्गुट आंदोलन को सपोर्ट किया। जवाहरलाल नेहरू उसके प्रणेता में माने जाते हैं, 1956 में बन गया। ये जो देश थे ये चाहते थे कि इन लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाए, एक शांति हो जाए, विश्व में किसी देश का नुकसान हो जाए, और असल में ये लड़ा रहे थे छोटे छोटे देशों को। अब आप इमेजिन कीजिए कि इन दो देशों के चक्कर में दक्षिण और उत्तर कोरिया विभाजित हो गया, नहीं तो देशों को आपस में डिवाइड होने की क्या जरूरत है, तो छोटे देशों का नुकसान सीधे हो रहा है।
अब क्या हुआ कि भैया इस युद्ध को रोका क्या जाए, क्यों कैसे जाए, क्योंकि एक संकट का रूप ले लिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तब जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए जाते हैं। इन लोगों को जो एक कंट्रोल करने की कोशिश, धीरे धीरे शीत युद्ध में समझ लीजिए कि अगर मतलब वो आग थी एक प्रकार की जल रही थी, तो छींटे अगर पानी की कोई मार रहा था तो वो था निर्कुट आंदोलन। कुछ देश ऐसे थे जो कहते थे कि हम भैया तुम लोगों से हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग फालतू का आपस में लड़ रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम न तुम्हारा साथ देंगे ना हम तुम्हारा साथ देंगे। नहीं तो कुछ देश तो लड़ा रहे थे, जैसे मतलब 4 आदमी लड़ रहे हो तो एक तरफ एक आदमी इधर से आ रहा है, एक आदमी इधर से आ रहा है, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो एक आदमी जाए और इधर वाले को बजाय ये कि हाथ पकड़ने की, यार क्यों आपस में लड़ रहे हो, इसलिए आपने इनको उठा करके ढकेल दिया उसके ऊपर। तो आप जब ढकेलेंगे तो क्या होगा, आप भी उसी के साथ शामिल हो गए। जिस आदमी ने उनको ऊपर ढकेला, माने ये आप फोर्स कर रहे हैं कि युद्ध कीजिए आप। तो एक आदमी और बढ़ा, उधर से किसी ने ढकेला तो एक आदमी और बढ़ा, इसी से ग्रुप तैयार हो गया। तो वो तो लड़ाई को बढ़ावा दे रहे थे। इसमें मजे की बात क्या थी, असल में इसी चीज को आप जब शीत युद्ध की राजनीति लिख रहे हैं तो इसको व्याख्या भी कीजिए। मजा ये मिल रहा था कि वो लोग अपने जो रीजनल उनकी पॉलिटिक्स थी, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय राजनीति, उसमें उनको फायदा मिल रहा था। जैसे इनके जो सैनिक थे, जब कभी तुम्हारे यहाँ विवाद होगा तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए तुम्हारा कोई देश तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो हमारे पास परमाणु बम है, आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कीजिए। इसलिए ये मतलब छोटे छोटे जो देश थे वो अपना हित साध रहे थे। मान लीजिए उनकी आर्थिक समस्याएं हैं तो वो, और इनके अपने हित थे, इनके भी अपने हित थे। ऐसा नहीं है कि ये मतलब फालतू में किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके जो यूएसएसआर है या जो आपका यूएसए है, इनके इन सब युद्धों को करने के पीछे एक व्यापक कारण थे। ये इसीलिए नहीं था कि इन लोगों के बीच में विचारधारा की लड़ाई है, या ये जो है वास्तव में मतलब वो जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया उसलिए लड़ रहे हैं। असल में ये लोग चाहते थे अपने हितों का संवर्धन, जिनमें मैंने प्रमुख रूप से कुछ चीजों को नोट किया है, जिनको हम मुख्य रूप से मान सकते हैं कि किन हितों के कारण ये लोग जो है वो युद्ध कर रहे थे, या आपस में इन लोगों के बीच वैचारिक संकट चल रहा था। ठीक, इन घटनाओं की जो पॉलिटिक्स है उसको अगर हम यहाँ रोक करके थोड़ा तुम्हें एक कारण बताएं कि ये सब चल क्यों रहा था एक्चुअली, तो आप ये तो मैंने छोटे देशों का फायदा बताया कि वो रीजनल स्तर पर पॉलिटिक्स को फायदा उठाने के लिए कर रहे थे, और ये छोटे देशों का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए। तो हमने यही 53 की जब बात आ रही है 50 से 53 की, तो चूंकि छोटा देश एक आ गया कोरिया संकट, तो इसलिए हम इसका जिक्र कर दे रहे हैं। छोटे देशों का फायदा तो आर्थिक था, या रीजनल पॉलिटिक्स में उनको फायदा मिल रहा था कि हमारा एक बड़े देश हमारे साथ शामिल है, ताकि हम अपने यहाँ के आसपास के क्षेत्रीय जो उनको नियंत्रित कर सके। इनके फायदे ये थे कि जैसे मान लीजिए अगर मिस्र में ये राजनीति कर रहे हैं, या मान लीजिए कि इराक को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, या इधर पोलैंड को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ ये प्राकृतिक संसाधनों की राजनीति भी कर रहे थे। जिस देश पर जिस देश का कब्जा होगा, मान लीजिए यूएसएसआर का किसी पर कब्जा है, या यूएसएसआर की विचारधारा कोई मानता है, तो उसका जो तेल है या जो प्राकृतिक गैस का भंडार है या वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर किसका नियंत्रण होगा? सोवियत रूस का आसानी से नियंत्रण होगा, क्योंकि है तो टोटल राजनीतिक वर्चस्व की जंग है। हमने शुरू में बताया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ हितों का संघर्ष है, तो ये दोनों महाशक्तियां अपना हित साधने के लिए कर रही है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि इतना सारा आपने सैनिक संगठन रख लिया, जैसे रख क्यों रहे हैं सैनिक? हम जब कह रहे हैं कि शांति की बात करें तो सैनिकों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि युद्ध भी लगातार, आप वेपन्स भी बढ़ावा दे रहे हैं, तमाम सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं। तो इनको क्या है, जैसे सैनिक आपने रख लिया, अब सैनिकों को खर्चा भी तो देना पड़ेगा, खिलाना तो भी पड़ेगा, अस्त्रों का रख रखाव भी तो करना पड़ेगा, तो आपकी आधे ज्यादा अर्थव्यवस्था तो इसी में तबाह हो जाएगी। भाई छोटे देशों को क्या जरूरत थी, इसीलिए तबाह हो जाएगी। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने सैनिकों को रखा, तो अब अगर कह देंगे कि हम तुमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो उनकी अगर सैलरी भी आप उनसे मांगेंगे तो मना कर पाएंगे? नहीं, हम लोगों को तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तुम्हारे यहाँ हथियार रखे हुए हैं तो थोड़ा सा इन हथियार को बनाने में तुम भी भूमिका, थोड़ा बहुत ही आर्थिक सहयोग भी उनसे ले रहे थे, और उस नाम पर इनको अच्छा खासा बाजार भी मिल रहा था। जैसे अमेरिका ने कोई सामान बनाया, उसको बेचना है, और उसकी विचारधारा का देश नहीं तो कहाँ वो चीजें लेकर के जा पाएगा? क्योंकि उसका अगर रसिया का नहीं, उसके ऊपर नियंत्रण है, तो कहाँ ले जाने पाएगा? तो एक तरफ ये बाजारवादी व्यवस्था है, अपने को बाजार बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए रसिया है, रसिया ने हथियार बनाए तो ज्यादातर हथियार को विकसित कर रहा है, टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, अब उसको बेचना है। उन्हें जो हथियार रिटायर हो जाते थे वो बेच भी लेते थे दूसरों को, नया बना लिए तो गए ये वाला खत्म, तो ये किसको बेचेंगे? इन देशों को। और किसी देश को हथियार, जैसे मान लीजिए आपको हम बंदूक कब बेचेंगे? जब हम ये पैदा करेंगे कि इस वाले देश से तुमको सुरक्षा है। तो ये कंट्राडिक्शन पैदा कर रहे थे जानबूझ करके, कि ताकि अपने हथियार बेच सके। अमेरिका भी इसी चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर रहा था। ये असल में ये अपने हितों की राजनीति कर रहे थे। अच्छा, वो भी अपने हितों की राजनीति कर रहे थे, जो छोटे देश भी थे।
तो पहले तो मैंने बताया कोरिया संकट जो 1950-53 में उसे जाकर के नेहरू जी ने सुलझाया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना आपको देखने के लिए मिलती है शीत युद्ध के चरण में, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 1954 से जो है 75 तक लेकर के जो एक बहुत बड़ी घटना हम देखने के लिए मिलता है वो है आपका ये वियतनाम। 1974 से 75 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। ठीक, वियतनाम में अमेरिका जो है वो हस्तक्षेप कर देता है। हस्तक्षेप किस चीज का करता है कि लड़ाई शुरू हो जाती है। हम ये बताए थे आपको कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के रूप में इससे पहले फ्रांस एक बार जो है वियतनाम पर उसने आक्रमण किया था और फ्रांस वहां पर बुरी तरीके से तबाह हो गया, उसको हरा दिया उसने। हाँ, वियतनाम ने जो छोटा देश है उसने इनको हरा दिया। ये 50 के आसपास इन्होंने आक्रमण किया और इनको हरा दिया फ्रांस को हराया। फ्रांस चूंकि अमेरिका का मित्र राष्ट्र था, तो एक बात इसके दिमाग में आ गई कि मुझे हो न हो एक न एक बार वियतनाम को तो टारगेट पे लेना है। अच्छा, वियतनाम का जो उत्तरी भाग था इनको भी उत्तरी तो दक्षिणी दो भागों में विभाजित कर दिए सब अपनी राजनीति के लिए। यहाँ पर जो है मतलब एक राजनीति शुरू कर दी यूएसएसआर ने कि वो इनको सपोर्ट कर रहा था वियतनाम को। वियतनाम मान लिया था जो है एक प्रकार से किसको, वियतनाम ने विचारधारा को स्वीकार किया था कम्युनिज्म की, यूएसएसआर की विचारधारा को स्वीकार किया था। तो ये दक्षिण एशियाई देश था, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। इसी समय जब हम ये कह रहे हैं कि जो कोरियाई युद्ध होता है उसी समय ठीक सीटों की स्थापना भी हो जाती है। ठीक, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो है वो सैन्य संगठन था, ठीक, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, संधि संगठन था ये भी अपने आप में मतलब जो है वो संगठन बनता है। मैंने इसी समय बताया था कि सेंटो की भी स्थापना हो जाती है जो बगदाद समझौते के बाद होती है। ये भी एक घटना का कारण बनता है। और सीटो और सेंटो नाम के दोनों संगठनों को बनाने वाला जो देश था वो अमेरिका था। उसने अपने पक्ष में कुछ देशों को करने के लिए इन संगठनों की स्थापना की। अब आप आ जाइए आगे। ठीक, आगे क्या होता है कि जो वियतनाम है, वियतनाम पे जो अमेरिका का हस्तक्षेप है 1974 से 1954 से लेकर के लगातार 75 तक चलता है। ठीक, 75 तक ये चलेगा, मतलब मान के चलिए कि 20 साल से 21 साल के आसपास ये संघर्ष चलता है। अमेरिका पूरी तरह वहां पर हो जाता है परेशान, क्योंकि अमेरिका जो युद्ध लड़ रहा था वो उसने अपनी बहुत सारी सेनाओं का शक्तियों का इस्तेमाल किया। वियतनाम को भी यूएसएसआर का सपोर्ट था। वियतनाम ट्रेडिशनली उस वार को लड़ता रहा और अंततः अमेरिका की उसमें हो गई थू, क्योंकि विश्व स्तर पर उसकी आलोचना प्रारंभ हो गई। वो इनकी विचारधारा को मान नहीं रहा था, ये जबरदस्ती उसे अपनी विचारधारा मनवा रहे थे। अल्टीमेटली वियतनाम उस युद्ध को लड़ता रहा और यहाँ पर उनकी थू हो गई। तो ये भी एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, अगला जो आइए, हमने सेंटो की जो है स्थापना होता है 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है। हंगरी कहाँ है? ऑस्ट्रिया के बगल में। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में हंगरी जो है वो देश पड़ रहा है। ये आप नक्शे में देखिएगा, तो यानी कि पश्चिमी यूरोप का देश था। वहां पर हस्तक्षेप करता है यूएसएसआर। फिर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, दो बात हमने बताई थी कि ये सब इन देशों में हस्तक्षेप करते क्यों थे, इन देशों को मोहरा क्यों बनाते थे। अब ये 55 की इस घटना के साथ एक चीज और जोड़ करके हम बताते हैं, जैसे हमने कहा प्राकृतिक संसाधनों का था, सैन्य संगठन बनाने का था, सेनाओं को इन लोगों के क्लोज लाने का मामला था। दूसरी एक चीज थी कि ये रेकी करते थे एक दूसरे की करते थे रेकी। जैसे आपके बगल में पहुंच गए तो वहां से अपने खुफिया लोगों को आसानी से आप यहाँ पहुंचा सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये हंगरी में अगर आ जाए तो और क्लोजर आ जाएंगे यूएस के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, या जो अमेरिका के देश हैं जिनमें आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, उसके और क्लोजर आ जाएंगे। ये राजनीति चलती रहती थी, ये उत्तरोत्तर ये राजनीति चलती ही रही। इसका कारण क्या था? बेसिक कारण यही था कि ये अपने जो खुफिया उपाय हैं, जिनको हम कहते हैं गुप्त उपाय, उनको चलाए रखें। ठीक है, सैनिक जो है जो सैनिक जो मतलब गतिविधियां हैं उनको चलाए रखें, अपनी जो गुप्त गतिविधियां हैं उनको चलाए रखें, अपने खुफिया जो एजेंसीज हैं उनको एक दूसरे के यहाँ भेज सके। ये भी इनके एक एजेंडे थे, दोनों शक्तियों के। नेक्स्ट, जो अगली घटना आपकी होती है, जैसे हंगरी के बाद हम जो बता रहे हैं, कोई सवाल? बगदाद समझौता बता दीजिए। बगदाद समझौता जो है, जो मुख्य रूप से इनका संदर्भ क्या हुआ है कि जो बगदाद समझौते में अमेरिका की बेसिकली भूमिका थी, वो इराकियन, मैंने कहा था कि इराक में जो है साम्यवाद के विस्तार को लेकर के चल रहा था, मतलब जो सोवियत रूस। तो यहाँ बगदाद में इस चीज को लेकर के समझौता होता है। यहाँ मतलब जो आपका जर्मनी जो स्वेज नहर है 1955-56 के आसपास जो है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। बगदाद में इस चीज को समझौता होता है, इस चीज को लेकर के कि जो तेल और गैस है
ठीक है। इन सब चीजों को लेकर के, जैसे हम ये कह रहे हैं कि सैनिक संगठन भी बना रहे हैं, तेल और गैस के प्रोटेक्शन के लिए होता है। जो खाड़ी देश है वहां पर तेल और गैस कायदे से था, तो ये पूरा एक देश बनाने की कोशिश की। जैसे हमने सीटो बनाया, तो उसमें क्या था कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन है, वहां सैनिक संगठन की स्थापना की, अमेरिका ने अपनी स्थापना की। जैसे सेंटो बनाया कि जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज है, जिनमें आपकी मध्य में, यहाँ पर इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, मतलब तेल पर कहीं यूएसएसआर कब्जा न कर ले, इसलिए बगदाद का समझौता होता है। जो खाड़ी के इसमें 10-12 देश शामिल हो जाते हैं, इसका नाम हम क्या रखते हैं, सेंटो। इसी समझौते के फलस्वरूप किसका जन्म होता है, सेंटो का जन्म होता है। ठीक, यही तो बता रहे कि आर्थिक संसाधनों के पूरे जो है बचाव को लेकर के ये सब कर रहे थे। आगे आ जाइए। जो बर्लिन की दीवार है, मतलब अभी एक मामला ये ना कि ये बर्लिन, हम बता रहे थे कि बर्लिन का एक संकट हुआ था। आगे चल करके सन 1961 में बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई। अभी तक तो ये मामला ठीक कि यही है कि सामान फेंके और उठा लिए। बर्लिन में 1961 में एक दीवार बनाई गई, इधर पश्चिमी जर्मनी होगा, इधर पूर्वी जर्मनी होगी, तो एक नई दीवार का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये अपने आप में एक दीवार बन गई कि ना पश्चिम वाले उधर जा पाएंगे ना पूर्व वाले इधर आ पाएंगे। ठीक, डिवीजन पैदा कर दिया गया। ये यूएसएसआर के दिन थी। बर्लिन में पश्चिम में जो है वो दीवार का खड़ा किया जाना। क्यूबा में यूएसए प्रायोजित, हमने ये बताया था, वे ऑफ पिक्स आक्रमण कि मतलब मतलब इन्होंने भी आक्रमण किया इस चीज को दिखाने के लिए। उसी के जवाब में 1962 में जो मिसाइल की तैनाती यूएसएसआर के थ्रू होती है, वो हैपन होती है, जिसको हम क्यूबा क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो हम व्याख्यायित आपको कर चुके हैं ऑलरेडी। इतनी स्थिति तक आ गई कि मतलब अब लड़ाई हो जाएगा। इन सब में लगातार विश्व के जो तमाम और सारे देश थे, उनको लगता था कि अब युद्ध हो के रहेगा, बस अब बचेगा नहीं, अब हार्ड वार में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अपना ये धैर्य कुशलता का परिचय देते थे, सब विचारधारा के नाम पर धैर्य कुशलता का परिचय देते थे, क्योंकि ये बना तो दुनिया के देशों को मूर्ख ही रहे थे ना, लड़ना तो इनको था नहीं, तो लड़े नहीं अल्टीमेटली। सन 1965 में डोमिनियन रिपब्लिक में यूएसए का हस्तक्षेप हुआ। जैसे इधर एक हस्तक्षेप होता है तो फिर एक नया हस्तक्षेप होता है, डोमिनियन रिपब्लिक में अमेरिका का हस्तक्षेप होता है। 1968 में जो है चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है। चेकोस्लोवाकिया एकदम बगल का उसका देश है, जैसे आज के दौर में उसने यूक्रेन में हस्तक्षेप किया है, लड़ाई झगड़ा की है, मैं तुम्हारे ऊपर कब्जा करूंगा। चेकोस्लोवाकिया में इसने सन 1959 में हस्तक्षेप किया, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया वार्सा पैक्ट के उसमें जो है हिस्सा भी रहा है। लेकिन इसमें मामला ये है कि धीरे धीरे जैसे अमेरिका बहुत सारे काम करना शुरू कर दिया था। इसी में गौरतलब बात एक हम आपको बता दें, जैसे अभी आगे जब आप बढ़ेंगे तो 1972 में रिचर्ड निक्सन का चीनी दौरा होता है। तो हम आपको बताएं कि जो चीन था वो कम्युनिस्ट देश था, चीन में साम्यवाद को अपना लिए थे। तो चीन को तो पहली चीज शुरू में अमेरिका रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, कह रहा था कि तुम देश हो ही नहीं। लेकिन 72 में रिचर्ड निक्सन डायरेक्टली अमेरिका में उतर जाते, तो दुनिया को पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसी समय भारत में एक कार्टून बनाने वाले आदमी ने कार्टून भी बनाया था कि जिसमें यूएसएसआर और अमेरिका एक दूसरे से तनातनी में बैठे हुए हैं। ठीक, और दोस्ती दिखाई दुनिया को क्या दे रही है कि चीन और यूएसए की चीन और जो है उसकी यूएसएसआर की दोस्ती है, और दूसरी तरफ बगल वाले हाथ मिलाकर के चाइना से जो गलबहियां भी खेल रहे हैं। जैसे वो दो कहीं आप लवर्स की फोटो देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बैठ करके बतिया रहे हैं और पीछे हाथ करके कि दूसरे से भी हाथ मिला रहे हैं। तो लाइक दिस एक कार्टून बनाया गया था इस तरीके का, उसी को बाद में फेमस किया गया है सब। ये जो अभी ये लवर्स कार्टून बनाया जा रहा है ना कि बगल में कोई दूसरे से हाथ मिला रहा है या आप गले मिल रहे हैं तो वो दूसरे को ऐसे हाई कर रहा है। ठीक है, ये सब जो कार्टून है वो उन्हीं दो गलबहियां दोस्ती से शुरू हुई। तो रिचर्ड निक्सन 1972 में चीन में जाते हैं, और ये एक बड़ी घटना थी अपने आप में, एक कम्युनिस्ट कंट्री में एक उदारवादी देश का आगमन। तो अभी लोग ये सोचेंगे कि यार ये हुआ कैसे। असल में क्या है कि इस बीच में चीन और यूएसएसआर के बीच में खटास उत्पन्न होना शुरू हो गई थी। ठीक, 1969 में तो एक छोटा सा युद्ध भी हुआ, एक एरिया पर आधिपत्य को लेकर के सोवियत रूस के बीच में और चीन के बीच में युद्ध भी हुआ है छोटा सा। आप बताओ इन लोगों के बीच में जो दुश्मनी हुई ये हो क्यों रही थी? आदमी दुनिया को तो ये बात पता ही नहीं थी। ये तो जब 1972 में रिचर्ड निक्सन वहां पर पहुंचा तब पता चला। तो अच्छा ये कैसे समझौता इन लोगों के बीच में हो रहा था? इन्हीं सब कारणों से धीरे धीरे हम जो कोल्ड वार पॉलिटिक्स है उसमें नितांत की ओर पहुंचेंगे कि जब बहुत सारे देश जो है या तो इनका साथ छोड़ना प्रारंभ कर देंगे या एक ही देश की तरफ। भाई इस युद्ध का अंत तो तभी हो सकता है जब या दोनों की शक्तियां खत्म हो जाएं, या एक आदमी इतना पावरफुल हो जाए कि दूसरा सरेंडर कर जाए। इसे खत्म तो होना चाहिए अल्टीमेटली ना। तो चीन धीरे से किसके पाले में चला गया? अमेरिका के पाले में चला गया। कैसे?
असल में दुनिया के लिए एक अपने आप में अबूझ पहेली बन गई, जिसको हम कहते हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी। क्या बोलते हैं? पिंग पोंग डिप्लोमेसी। देशों के बीच में इसमें डिप्लोमेसी भी बंद हो गई, राजनय होता ही नहीं था। जैसे आप यूएसएसआर के देश है तो आप यहाँ हमारा नेता यात्रा नहीं कर रहा है, ये छोड़िए कि व्यापार करेंगे, सहयोग करेंगे जैसी बातें तो छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कि हम दोनों लोगों के बीच में आपसी तनाव है, या हम लोगों की वो कारण किसी और लोगों के बीच में आपस में तनाव है, और वो एक दूसरे से बातचीत न करे, तो तनाव बढ़ता जाएगा कि घटेगा? जाहिर सी बात है घटे बढ़ेगा, है ना, वो मतलब बढ़ता चला जाएगा। तो राजनय बंद था, चीन के और मतलब जो है अमेरिका के बीच में बीच में राजनय शुरू हो गया। उस राजनय का नाम जो बाद में रखा गया उसको कहते हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी। और पिंग पोंग डिप्लोमेसी क्या है? पिंग पोंग राजनय ये था कि अमेरिका और चीन की टीमें एक दूसरे के यहाँ बैडमिंटन खेलने जाती थी। चीन में बैडमिंटन बहुत अच्छा था। अब जैसे सेरेना विलियम्स देखो, इधर भी बैडमिंटन की बहुत अच्छी टेनिस बैडमिंटन की खिलाड़ी पैदा हुई। तो टेनिस मतलब बेसिकली बैडमिंटन का खेल शुरू हुआ। इसमें टेबल टेनिस का, बैडमिंटन का, इन सब के इधर अच्छे खिलाड़ी हैं। तो खेल के नाम पर भाई जाहिर सी बात है कि जब खेलने जाएंगे तो कुछ अधिकारी भी तो जाएंगे। तो पता चला कि खिलाड़ियों के नाम पर इधर से इनके कुछ राजनीतिक अधिकारी भी चले जाते थे, और बिना दुनिया को पता है, दुनिया को पता ही नहीं है, और ये एक दूसरे से दोस्ती भी गांठने लगे। पता चला कि जो है एक दूसरे से दोस्ती गांठ रहे हैं, बातचीत भी शुरू हो गई है कि क्यों ना हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं, इन लोगों के चक्कर में झगड़ा क्यों। अब ये दुनिया को बात पता नहीं थी। अचानक रिचर्ड निक्सन से के साथ जो है माओ से, तुम जिसको माओ जिडांग के नाम से जानते हैं, सन 1972 में मुलाकात होती है, और वो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शेक हैंड था। हाथ मिलाए एक दूसरे से, और जब हाथ मिलाए ना तो एक दूसरे का हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि वो जितनी बार हाथ हिलाते थे उतनी बार यूएसएसआर हिलता था, जितनी बार इनका हाथ हिलता था उतनी बार यूएसएसआर हिलता था, क्योंकि दुनिया सॉफ्ट हो गई। जो देश एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं, उनके बीच में एक दूसरे के प्रतिनिधि मिले ही नहीं, बल्कि हाथ मिला लिए तो छोड़ ही नहीं रहे। जैसे गोल्डन शेक हैंड के नाम पर ऐसे ब्रजेश मिश्रा का भी जो है माओ से तुम के साथ में एक गोल्डन शेक हैंड होता है भविष्य में, ठीक है, उसको भी गोल्डन शेक हैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसको कहते हैं कि ये स्वर्ण जो है मिलाप, एक दूसरे का हम कह सकते हैं, हाथ मिला रहे हैं, हिला रहे हैं, दुनिया हिल रही है उससे, क्योंकि दो शक्तियां आपस में, बड़ी शक्तियां, उस समय चीन भी बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति थी। अब बताइए क्या होगा, एक बड़ी शक्ति जब इनसे छिटकेगी तो धीरे धीरे इसलिए हुआ कि जो यूएसएसआर है उसका पराभव होना यहाँ से स्टार्ट हो गया पराभव। 72 में इनका जो मिलना होता है उससे इनका पराभव स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट चीज जो है उसको लिखिए, सन 1978 से 89 में एक जो और बड़ी घटना होती है, 78 से 89 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। कंबोडिया एक जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन था, जो हम बता रहे हैं कि सीएटो इसका पार्ट था वो कंबोडिया, ठीक। कंबोडिया का, और इसी तरीके से आसियान का भी कंबोडिया पार्ट रहा है, इसमें हस्तक्षेप करता है कौन? आपका वियतनाम। इससे जो है वो युद्ध करता है, या जो है वो मतलब युद्ध जारी कर देता है एक प्रकार से। अच्छा, वियतनाम क्या था? वियतनाम अमेरिका का एंटी देश था, ये बात आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूएसएसआर का हस्तक्षेप में माना जाएगा, तो उसने और तलखी को बढ़ाया, ठीक। लेकिन 1979 से 89 तक एक जो बिग टाइम पीरियड है, बड़ा लंबा समय हम इसको मान सकते हैं। यहाँ ये 12 साल तक जो है, मतलब 1978 से 1989 के बीच में कंबोडिया का वियतनाम में हस्तक्षेप होता है, तो ये 11 साल का हस्तक्षेप आप इसको मान सकते हैं। 11 साल तक वहाँ उनको डिस्टर्ब रखता है। इधर 1979 से 89 के बीच में अफगानिस्तान में यूएसएसआर जो है वो हस्तक्षेप करता है। ये बड़ी बात है अपने आप में। यूएसएसआर का जो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप है, हमने कल आपको समझाया था कि अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर, क्योंकि वो बगल वाला देश था उसका, पाकिस्तान को अमेरिका अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहा था, तो अफगानिस्तान को जो है वो यूएसएसआर ने सपोर्ट करना शुरू किया, या यूएसएसआर में हस्तक्षेप करना शुरू किया, ठीक। अब जब यहाँ पर हस्तक्षेप शुरू किया तो वहीं पर अमेरिकी शक्ति, चूंकि वो आराम से तो बैठेगी नहीं, तो हो गया युद्ध शुरू। और इन लोगों के बीच में ये कुछ सैनिकों को ये सपोर्ट करते थे, पता चला कि उसी में अमेरिका ने तालिबान खड़ा कर दिया। एक तरफ अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है यूएसएसआर, हस्तक्षेप कर रहा है वहां की राजनीति में, दूसरी तरफ अमेरिका ने तालिबान खड़ा कर दिया। वो सेंटर में, जो एशिया का सेंटर है, वहां पर अफगानिस्तान है, यहाँ इन दोनों शक्तियों के मध्य में युद्ध शुरू हो गया।
इन महाशक्तियों का इसको कब्रगाह भी कहा जाता है। बाद में किताब लिखी गई थी अफगानिस्तान द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों का, या जो कह सकते हैं कि साम्राज्यों का कब्रगाह, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। यहाँ पर जो शक्तियां लड़ी खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ युद्धजनक की स्थितियां बहुत खराब है। तालिबान खड़ा किया गया अमेरिका का है, उसमें बहुत सारे जो है उनको विरोध में खत्म किया। अब बात क्या हुई कि तालिबान की उपज ही आपका ओसामा बिन लादेन है। तो जो शुरू में इनको खड़ा किए, इसी का भविष्य में देख रहे हैं। 11 सितंबर 2001 में आकर के इसने अमेरिका पर बम गिराया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने हमला किया जब ये सब सोवियत यूनियन वगैरह का पतन हो गया। तब जब तक इनके बीच में युद्ध चलता रहा, तब तक तो अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया, तालिबान को पैसा देता था कि तुम रूस के विरुद्ध में लड़ो, पाकिस्तान के विरुद्ध में लड़ो। पाकिस्तान भी बगल वाला देश था, और पाकिस्तान मतलब तालिबान से नहीं कहता था पाकिस्तान के विरुद्ध में लड़ो, बल्कि तालिबान तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान और तालिबान दोनों, पाकिस्तान दोनों का संगठन था, बीच में था जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन था एक प्रकार का। पाकिस्तान को भी अमेरिका का सपोर्ट था, पाकिस्तान में मजबूत था जो है यूएसएसआर, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा करवा दिया अमेरिका, और इनको पैसा दे करके, हथियार दे करके इनको पुष्ट किया। ये सब हथियार कहाँ जाएगा, दे दिए एक बार तो वापस थोड़े न ले पाएंगे। जब यूएसएसआर का पतन होता है सन 1991 में, तो लादेन को इन्होंने पैसा देना कर दिया बंद। लादेन तालिबान का ही एक अंग था। तो अब जिन लोगों ने तुमको खिलाया हो एक टाइम पर, वो आपका खर्चा बंद कर देंगे तो उनसे खुन्नस तो आपकी होगी ही। तो जिस आदमी को आपने युद्धजनक परिस्थितियों के लिए ट्रेंड किया है, मारपीट के लिए ट्रेंड किया है, पैसा दिया है, वो किसके ऊपर, आप कुआं खोदोगे तो कभी ना कभी तो आपको गिरना ही है। जैसे आप कांटा मान लीजिए कोई है, तो कांटा दूसरे लोगों को गड़ेगा तो ठीक है, आपको भी तो गड़ेगा कभी ना। अमेरिका के साथ यही हुआ, 2001 में उठा करके इन्हीं के ऊपर बम फेंक दिया, उसने तबाही कर दी। तो खैर ये तो उस पॉलिटिक्स का भाग नहीं था। हम एक चीज ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में यूएसएसआर का जो है हस्तक्षेप होता है। सन 78 से लेकर के ये शुरू करते हैं सन 1979 से जो है 1989 तक, तो यानी कि ये भी कितने साल का हो गया, 10 साल का पूरा हस्तक्षेप वहां पर देखने के लिए मिलता है। 1985 में निकिता खुश्चेव जो है वो हट जाते हैं, वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट नहीं रहते, आप बनते हैं मिखाइल गर्बाचोव। क्या नाम है इनका, मिखाइल गर्बाचोव। एक बड़ी घटना होती है जो आपका 1985 में होती है। इन्होंने चूंकि इस समय तक जो ये पूरी शक्तियां थी, इनके बीच में जो एक आउटकम और प्रभाव जो देखने के लिए मिला शीत युद्ध का, वो ये था कि ये सब शक्तियां आपस में एक दूसरे से लड़ तो नहीं रही थी, लेकिन ये सैनिक तौर पर अपने आप को खूब मजबूत कर रही थी। इन्हें मालूम था कि हमें आपस में युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन अगर युद्ध हो गया तो क्या होगा। तो ये लगातार अपने सैनिकों का विस्तार करना, वेपन्स बनाना, और जो है लगातार जो मतलब युद्धजनक परिस्थितियों का निर्माण करना, देशों के साथ मित्रता करना, उनके यहाँ पैसा देना ताकि वो हमारे पक्ष में खड़े रहे, जब युद्ध हो तो हम चारों तरफ से इनके ऊपर हमला कर सकें। मतलब तैयारी पूरी युद्ध की थी। युद्ध हो नहीं रहा था, रोके हुए थे, वो अलग बात है, लेकिन तैयारी पूरी युद्ध की थी। तो ऐसे में एक चीज ये बताइए कि मान लीजिए कि आपके घर में आप कुछ विकास का काम करना चाहते हैं और आपके बगल वाले से आपका युद्ध शुरू हो जाए, तो आप ज्यादा ध्यान इस बात पर लगाएंगे कि हम नया घर बनवाएंगे, ज्यादा ध्यान इस बात पर लगाएंगे कि हम बंदूक खरीद के रखेंगे। इसी पर नहीं कि हम बंदूक खरीद कर रखेंगे, पता नहीं कभी हमला करते। तो इसमें क्या हुआ कि इन लोगों का जो विकास का कार्यक्रम है वो हो गया प्रभावित। यूएसएसआर का जो आर्थिक ढांचा वो इस बीच में चरमराना शुरू हो गया। असहमति भी व्यक्त होने लगी लोगों की आपस में, सब छिदराने लगे देश। पता लगा कि यूएसएसआर की तो हालत ये हो गई कि अब अमेरिका क्या, वो तो बाजारवादी देश, वो तो ओपन मार्केट इकॉनमी को सपोर्ट कर रहा था। वो जिन देशों में जाता था वहां अपने वेपन बेच रहा है, अपने बाजार स्थापित कर रहा है, तो वो जितना पैसा कमाता था वो देशों में लगाता भी रहता था। उसका धीरे धीरे सोवियत यूनियन की हालत क्या हुई कि सिर्फ ये हथियार तक ही सीमित रह गए, क्योंकि इनके और विस्तार हो गए खत्म। अब सोवियत संघ को ये चीज रियलाइज होनी शुरू हो गई। तो जब मिखाइल गर्बाचोव बने तो उन्होंने इन चीजों पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। इनका मतलब था कि अब मुझे इस शीत युद्ध में इन सब चीजों का मतलब रोल ही नहीं रखना है, खत्म कर रहे हैं इन सब चीजों को। और इन्होंने एक विचार चलाया जिसका नाम था पेरेस्ट्रोइका। क्या नाम था, ये अंग्रेजी में ही आपसे पूछा जाएगा भविष्य में कि पेरेस्ट्रोइका किसने चलाया, मिखाइल गर्बाचोव, जिसको हम कहते हैं आर्थिक पुनर्निर्माण। क्या कहते हैं, आर्थिक पुनर्निर्माण, ठीक, रीस्ट्रक्चरिंग, इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, आर्थिक पुनर्निर्माण। तो ये मिखाइल गर्बाचोव ने सन 1985 में स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना शुरू किया, क्योंकि यूएसएसआर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को मानता नहीं था, ओपन मार्केट इकॉनमी को मानना नहीं था।
तो उसने कहा अगर आगे बढ़ना है तो सैनिक संगठन बनाने से बेहतर ये है, पैसा वेपन पे खर्चा करने से बेहतर ये है कि हम इन सब चीजों को बंद करें। धीरे धीरे निशस्त्रीकरण शुरू हुआ, तो इसी में सीटीबीटी, एनपीटी और तमाम सारे संगठन आपस में अमेरिका और इनके बीच में जो है वो शामिल, मतलब ये संगठन में जो है वो संधियां होना भी शुरू हुई कि इन अस्त्रों को खत्म करो। मैं कह तो रहा हूँ कि बताइए 15-15, 20-20 हजार किलो टन के जो है वो हथियार बना लिए गए थे। एक बात और टेंशन ये था, ये सब पुनर्निर्माण या जो तितान सैतल ये सब शुरू क्यों हुआ? जैसे इसमें एक चीज बड़ी, सबसे बड़ी ये हो गई, शीत युद्ध की एक बड़ी समस्या ये भी थी कि हम ये कह रहे हैं कि इनके बीच में राजनीति भी नहीं होता था। जैसे आप आपस में बात नहीं करते हो, गलती से अगर इन हथियारों को आपने बनाया, आप चाहते तो है कि युद्ध न हो, लेकिन मान लीजिए कि 4 कंट्री आपकी और 4 कंट्री इनकी, या सैनिक यहाँ छोड़े हुए, आपने यहाँ सैनिक छोड़े हुए, उनके हथियार किनके पास? सैनिकों के पास है। शरारत वश अगर वो उठा करके किसी के ऊपर बम फेंक दिए, जिससे आपके नेता नहीं भी चाह रहे हैं, शरारत वश अगर बम फेंक दिए तो जाहिर सी बात है हार्ड वार में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि इसको जितना खींचोगे आप, खैर तो आप पर्चे दे रहे हैं कि खत्म, मतलब ये लड़ाई ना हो आपस में, लेकिन ये कब लड़ाई में तब्दील हो जाए कोई भरोसा है? क्योंकि भाई किसी ने उठा करके सैनिक के मारे पूरा फांस के, या गलती से पता चला कि आप हथियार चेक कर रहे हैं, क्योंकि सेट तो इन्हीं की तरफ करके रखते थे, हथियार चेक करो, छूट गया, मिसाइल जा करके बम से इनके बम गिरा और इनको लगा। अब चूंकि बातचीत आपस में हो ही नहीं रही है, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं हो रही है, तो जो बातचीत नहीं हो रही है एक और समस्या है भाई। जब बातचीत ही नहीं हो रही है तो हमने फेंका कि गलती से छूट गया, कि ये सैनिक की शरारत की वजह से छूट गया, ये बात कौन बताएगा? बता भी नहीं पाएंगे तो मार तय तोड़ की मार हो जाएगी। इसलिए एक दौर से आर्थिक पुनर्निर्माण की बातें भी शुरू हुई, शांतिपूर्ण सामंजस्य की बातें भी शुरू हुई, उसे हम निदान में आपको अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन इसी का एक पार्ट है कि जब ये थोड़ी शांति शुरू हो गई, जब इस विषय पर बहस शुरू हो गई कि अगर ऐसा ना हो कि कहीं भविष्य में पता चले कि ये शीत युद्ध हार्ड वार में बदल जाए, तो धीरे धीरे वेपन्स को कम करना शुरू किया। तब किस ओर ध्यान गया? आर्थिक पुनर्निर्माण की ओर ध्यान गया। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव ने रादर देन फोकसिंग अपॉन दी कोल्ड वार पॉलिटिक्स, मींस ज्यादातर उसका केंद्र बनाने की बजाय कि वो शीत युद्ध की राजनीति करें, उन्होंने किस ओर ध्यान केंद्रित किया अपना, कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं आर्थिक तौर पर। तो वो लेकर के आए पेरेस्ट्रोइका, और वो पेरेस्ट्रोइका ने फिर भविष्य में जो है कोल्ड वार की पॉलिटिक्स को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। कोल्ड वार पॉलिटिक्स में अंतिम घटनाओं के रूप में कुछ और मानी जा सकती है। एक और जो बड़ी घटना होती है वो होती है सन 1989 में। वो घटना कौन सी होती है? 1989 में बर्लिन की दीवार का पतन हो जाता है। ठीक, ये बड़ी घटना है कोल्ड वार पॉलिटिक्स की, क्योंकि कोल्ड वार को जन्म किसने दिया? क्यूबा क्राइसिस, बर्लिन की दीवार का बनना, जब आपस में एक भेद उत्पन्न हुआ तभी तो बनी है बर्लिन की दीवार, जो अपने आप में सिंबल थी कोल्ड वार का, या पश्चिमी और पूर्वी जो यूरोप है उसमें विभाजन का सिंबल थी, प्रतीक थी, उसके बीच में जो ये दीवार है उसका पतन हो जाता है सन 1989 में। तो और जो आपका जो है, आप कभी आप एनसीईआरटी की किताबें देखिए, उसमें जो चित्र भी छापे गए हैं, या तमाम ऐसे चित्र उसमें आप उठा करके देखिएगा बर्लिन की दीवार का, इंटरनेट पर ढूंढिएगा तो मिल जाएगा बर्लिन दीवार का पतन। तो वहां ये देखा जा रहा है कि जश्न मनाया गया, लोग एक दूसरे से गले मिले, फूट फूट के रोए कि मतलब हम अपने ही देश के लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते थे। तो क्या हुआ कि दिलों की मैल छटना शुरू हुई। बस जर्मनी का एकीकरण हो गया, जब 1989 में हुआ तो 90 में जर्मनी का एकीकरण शुरू हो गया, 90-91 में। ठीक 1991 में एक और घटना हुई जिसको शीत युद्ध के खात्मे के रूप में हम इसको मान सकते हैं। क्या हुआ? हुआ ये कि जो सोवियत संघ है उसका पतन हो गया। सोवियत जो एक बड़ा संघ था उसका हो गया पतन, तमाम सारे देश उससे अलग हो गए, जिसमें आपका यूक्रेन है, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको अलग हो गया। ठीक है, यूगोस्लाविया तो पहले से खैर अलग था, यूगोस्लाविया नहीं, लेकिन आपका जो चेकोस्लोवाकिया है, यूक्रेन है, सब अलग अलग होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे देश उसमें नए बने। मैं जब नक्शा दिखाऊंगा आपको तो मैं ये दिखाऊंगा कि पहले यूएसएसआर क्या था और फिर उसमें नए देश कौन कौन से बने। ठीक है, जिनमें अगर मैं अभी मोबाइल उठाऊं तो मैं आपको बता सकता हूं इसमें जिन देशों के बारे में हम बात कर सकते हैं, या नक्शे के ऊपर अगर फोकस करें। मैं कल थोड़ा सा जो है मैप के फोकस करके इस चीज को स्टडी करूंगा, तो कल 15 मिनट 10 मिनट हम आपको इस चीज को समझाएंगे कि जो मतलब यूएसएसआर में कौन कौन से देश थे जो बाद में अलग होकर के नए देश के रूप में बन गए। इसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि यूक्रेन है, जो अब नए देशों के रूप में उभरे, पहले सब यूएसएसआर का भाग थे। तो ये 1991 में टूट गया।
और 1991 में इसके टूटने का मतलब यह था, और दूसरी तरफ 1985 में आर्थिक पुनर्निर्माण को स्वीकार करने का मतलब यह था कि धीरे से सोवियत संघ ने अपनी हार स्वीकार की। कहने का मतलब है कि जो उदारवादी विचारधारा है, या जो बाजारवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा है, या जो लोकतंत्र और पूंजीवाद की बात करने वाली विचारधारा है, जिसको हम अमेरिकन विचारधारा कहते हैं, जिसका सूत्रपात जॉन लॉक ने एक दौर में किया था, जिसका जो सूत्रपात का जो मतलब उसको आगे बढ़ाने का श्रेय, या कहते हैं मूल रूप में फाउंडेशन देने का श्रेय आडम स्मिथ को जाता है, रिकार्डो को जाता है, वो सब विचारधारा विजयी होना शुरू हो गई। और इसी समय एक जो है फ्रांसिस फुकुयामा नामक विचारक हुए, जिन्होंने 1993 में किताब लिखी जिसका नाम ही किताब है एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत हो गया। मतलब एक विचारधारा जीत गई, अब इतिहास नहीं है। इतिहास को क्या कहा था मार्क्स ने कहा था इतिहास इज नथिंग बट द स्ट्रगल बिटवीन द क्लासेस। दो विचारधाराओं के बीच में एक अपने आप में द्वंद्व है, पूंजीवाद और जो जिनके पास सर्वहारा के बीच में, पूंजीवादियों और सर्वहारा के बीच में। तो उसने कहा कि इतिहास इसका मतलब हंसी है अपने आप में। एंड ऑफ हिस्ट्री नाम जो नाम है वो अपने आप में मार्क्सवादियों पर एक प्रकार का जोक है कि इतिहास खत्म, इनके अनुसार तो इतिहास ही खत्म होगा, अब तो ना संघर्ष नहीं बचा, अब तो हम विजयी हो गए। ठीक, तो ये एक अपने आप में कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का अंत था। इस तरीके से ये पूरी कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स चली है। कल 10-15 मिनट हम इस पर कुछ बात करेंगे, कुछ नए देशों का भी निर्माण हुआ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर हम सिद्धांत पे आएंगे।